लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाए थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमारे पास 4 तरह की कन्वेंशंस होती हैं। एक होता है कंसिस्टेंसी, एक होता है फुल डिस्क्लोजर, एक होता है आपका मटेरियलिटी, एक होता है आपका कंजर्वेटिज्म। तो 4 तरह की हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन का मीनिंग बताता हूँ। अकाउंटिंग कन्वेंशन रेफर्स टू कॉमन प्रैक्टिस which are universally followed in recording and presenting accounting information of the business entity। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी वो प्रैक्टिस होती है जो हर जगह अप्लाई होती है और हर बिजनेस एंटिटी उनका प्रयोग करती है। कन्वेंशन डिनोट कस्टम और ट्रेडिशन और यूसेज विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग। मतलब जैसे कई लोगों के कुछ रीति रिवाज होते हैं जो वो बहुत सालों से निभा रहे हैं, इसी प्रकार से कन्वेंशंस भी एक तरह का कस्टम है, ट्रेडिशन है जो लंबे समय से बिजनेस एंटिटीज अपनी अकाउंटिंग बनाते समय यूज करते हैं। टू बी क्लियर, दीज आर नथिंग बट अनरिटन लॉज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऐसे लॉ हैं जो कभी लिखे नहीं गए, मतलब हम इन्हें कानून की तरह प्रयोग करते हैं लेकिन ये कानून नहीं है। द अकाउंटेंट हैव टू अडॉप्ट द यूसेज और कस्टम which are used as a guide in the preparation of accounting report and statement। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करते हैं और ये अकाउंटिंग कन्वेंशन एक तरह से हमारी गाइड है जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से इन रास्तों पर चलकर हम अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। दीज कन्वेंशन आर आल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन। तो एक प्रकार से ये जो कंजप्शंस है ये हमारे लिए क्या है, नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट year after year। A meaningful conclusion can be drawn from financial statement of the same enterprises when there is comparison between them over a period of time। यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर साल जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे और उन अकाउंटिंग के लिए आप जिन प्रिंसिपल का यूज करेंगे वो प्रिंसिपल आपके हमेशा कंसिस्टेंट रहने चाहिए। आप किसी भी स्टेटमेंट से मीनिंगफुल कंक्लूजन तभी निकाल सकते हैं जब आपके प्रिंसिपल कांस्टेंट है और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी और एक जैसी प्रैक्टिस और एक जैसे नियम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आप अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर से अकाउंटिंग करेंगे तो आप दो चीज़ों के बारे में कभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो डेप्रिसिएशन होती है, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक्स में जो मेन मेथड डिस्क्राइब्ड है वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि आप जो भी डेप्रिसिएशन लगाओगे उसे ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर लगाओगे। एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। इट मीन्स कि अगर आपका डेप्रिसिएशन का रेट 10% है और आपके एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए है तो 5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 50,000 रुपए की डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष लगेगी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल 50,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगती रहेगी। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं लगेगी, वो रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर लगेगी। इट मीन्स आपके एक एसेट की वैल्यू 5 लाख है, पहले साल 5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगी 50,000। फिर अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 450 के ऊपर लगेगी। उससे अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 450 में से 45,000 लेस करके आपका अमाउंट बचेगा 4,05,000। फिर उसके ऊपर 10% यानी कि 40,500 आपकी डेप्रिसिएशन होगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में
हर साल की जो डेप्रिसिएशन है वो बदलती रहती है। अब वो यहां पे कहता है आपको कि कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या है। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल या कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं तो अगले साल भी सेम मेथड लगाइए, उससे अगले साल भी सेम मेथड लगाइए, उससे अगले साल भी सेम मेथड लगाइए, तो आप 2 साल के प्रॉफिट्स के बीच में इजीली कंपेयर कर सकते हैं और वहां से जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो एक सही पिक्चर आपको बताएगा। बट अगर आप 1 साल लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल लगा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 2 अलग अलग प्रॉफिट निकलेंगे और उनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रॉफिट आपने किसी और मेथड से कैलकुलेट किया, दूसरा प्रॉफिट आपने किसी और मेथड से कैलकुलेट किया। तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कहता है कि ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक जैसे प्रिंसिपल लगाने हैं, एक जैसे मेथड यूज करने हैं। इसे कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसको करने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। एक हमारे पास फीफो मेथड होता है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक हमारे पास्ट लीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कहता है कि अगर आप फीफो मेथड लगा रहे हैं तो फिर फीफो मेथड ही लगाइए हर बार, अगर आप लीफो मेथड लगा रहे हैं तो फिर हर बार आप लीफो मेथड लगाइए। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि आपको सब कुछ बताना है जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड दैट all material and relevant fact concerning financial statement should be fully disclosed. Full disclosure means that there should be full, fair and adequate disclosure of accounting information. Adequate means sufficient set of information to be disclosed. फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल कहता है कि एक बिजनेस एंटिटी को अपने सारे के सारे फैक्ट्स, अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने वाले को साफ साफ बता देने चाहिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। सामने वालों से मेरा मतलब जो आपकी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। आपके अकाउंटिंग के यूजर कौन होते हैं? जिनको आप लोगों ने सामान, जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा, वो आपके क्या कहते हैं, यूजर होते हैं। जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो आपके क्या कहते हैं, यूजर्स होते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो आपकी यूजर होती है। तो ये हमारे यूजर होते हैं और ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको सामने वाली पार्टी को डिस्क्लोज करने होते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल कहता है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको सामने वाली पार्टीज को डिटेल में बताने हैं, कुछ भी उनसे आपको छुपाना नहीं है। Full refers to complete and detailed presentation of information. Thus, the convention of full disclosure suggests that every financial statement should fully disclose all relevant information. तो जो भी बिजनेस की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर घाटे में चल रहा है, आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन अगर ठीक नहीं है, तो आपको ये फैक्ट छुपाने नहीं है, आपको ये फैक्ट साफ साफ बताने हैं। ये फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल है। आप किसी भी प्रकार से अपने इन्वेस्टर्स को चीट नहीं कर सकते जो आपकी फर्म में पैसा लगाना चाहते हैं। द बिजनेस प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक इन्वेस्टर, लेंडर, creditors, shareholder. The shareholder would like to know profitability of the firm while the creditor would like to know the solvency of the business. आपके जो शेयर होल्डर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या जिस फर्म में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, और आपके क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने सामान सेल कर रखा है क्या वो उनके पैसे समय पे दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनका राइट बनता है कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उनके सामने डिस्क्लोज होनी चाहिए। इसलिए ये जो हमारा प्रिंसिपल है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फुल, फेयर और एडुकेट मैनर में उनके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। तीसरी कन्वेंशन होती है हमारी मटेरियलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और मीनिंगफुल बनाना है, ओनली मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द क्वेश्चन दैट अराइज हियर इज व्हाट इज अ मटेरियल फैक्ट। देखिए क्या होता है कि जो हमारा डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल है ये उसकी एक तरह से लिमिटेशन है।
फुल डिस्क्लोजर में हम कहते हैं कि सब कुछ बता दीजिए, लेकिन जो मटेरियलिटी का कन्वेंशन है वो ये कहता है कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत कीजिए, लेकिन जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो सामने वाली पार्टी को डिस्क्लोज कर दीजिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। मटेरियल इंफॉर्मेशन वो होती है जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड करता है, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले बता देता तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते थे, उसे हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे अगर आपको पता चल जाए तो आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं, वो हमारी मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कहा जाता है कि एटलीस्ट ये जो इंफॉर्मेशंस होती हैं ये आपको सामने वाली पार्टी को बताना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए शेयर होल्डर ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें, और अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो जब भी आप अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस प्रिंट आउट करेंगे तो आप उसके अंदर अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये नियम है। आप सामने वाले, क्योंकि अगर सामने वाले को ये पता चल जाए कि आप लॉस में चल रहे हैं तो वो हो सकता है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, हो सकता है ना करें। लेकिन अगर आपने उसको ना बताया और उसको बाद में पता चला कि आपकी कंपनी लॉस में चल रही थी, इट मीन्स वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करता। तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर को बिलोंग करती है, यूजर से रिलेटेड है, और वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने डिसीजन को बदल सकता है, उसे मटेरियलिटी कंसेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशन होती है हमारी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कन्वेंशन हमें कहती है कि आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन लॉस के लिए हमेशा तैयार रहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है तो प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, प्रॉफिट को पहले से एंटिसिपेट मत कीजिए, लेकिन लॉस को अगर आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना दीजिए। इसे कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहा जाता है। तो कंजर्वेटिज्म होता है कि आप सेफ साइड चलना चाहते हैं। सेफ साइड कैसे? आपने देखिए प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं किया या एक्सपेक्ट नहीं किया और आपको प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए कि आपको लॉस हो गया लेकिन उस लॉस के लिए आप पहले से तैयार थे तो भी आप सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिज्म होता है कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। इसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। It provide guidance for recording transaction in the books of account. It is based on the policy of playing safe in regard to showing profit. तो ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ड होता है कि आप किसी भी तरफ चलें तो आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, सेव कर सके। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इज शो द मिनिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरसेटेड। इस जो कन्वेंशन होता है इसका मेन मकसद होता है कि आप अपने प्रॉफिट को कम से कम शो करें, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के शो ना करें। इफ प्रॉफिट शो मोर देन एक्चुअल इट मे लेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। अगर आप उतना प्रॉफिट शो करते हैं लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं होता तो ये आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को भी पैसा बांटना पड़ता है। This is not a fair policy and it will lead to the reduction in the capital of the enterprises. तो अगर आप अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएंगे, ओवर एस्टिमेट करके दिखाएंगे, तो ये आपकी कंपनी के लिए बेटर नहीं होता। इसलिए प्रॉफिट को मिनिमम ही मिनिमम शो करना होता है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि आपको अपने प्रॉफिट को छुपाना होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है तो उसको तब तक प्रॉफिट मत मानिए जब तक वो प्रॉफिट हो नहीं जाता। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है, उस लॉस के लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए। इसे कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन कहा जाता है। This consumption clearly state that profit should not be recorded until it is realized. ये कन्वेंशन कहती है कि
कि प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं हो जाता। बट इफ द बिजनेस एंटिसिपेट एनी लॉस इन द नियर फ्यूचर, प्रोविजन शुड बी मेड इन द बुक्स। लेकिन लॉस की एंट्री, लॉस के लिए प्रोविजन बुक्स में इमीडिएटली बना लीजिए अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है तब तक प्रॉफिट रिकॉर्ड मत कीजिए जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता, जब तक प्रॉफिट हो नहीं जाता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉस हो सकता है तो लॉस होने का इंतजार मत कीजिए, लॉस होने से पहले ही लॉस के लिए तैयार रहिए और लॉस के लिए प्रोविजन बना लीजिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को जब भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो या तो आप उसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं या उसे मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो दोनों में से जो वैल्यू कम होती है उस पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, तो हम अपनी बुक्स में 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे। हम कम वाली वैल्यू क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक की। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है लेकिन मार्केट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे। हम मिनिमम पे रहेंगे, यानी कि जो वैल्यू कम रहेगी हम उसको क्या मानेंगे, अपना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। फिर कई बार हमें लगता है कि जिन लोगों को हमने सामान सेल कर रखा है वो हमारे पैसे शायद नहीं देंगे, उसके लिए आप प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम डिस्काउंट भी देते हैं अपने डेटर्स को, हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ भी करते हैं। तो जो आपकी कन्वेंशन की अप्रोच होती है वो इन डाउट्स से होने वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो आज मैंने आपको बताइए जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी, फिर बताया था फुल डिस्क्लोजर, फिर बताया था मटेरियलिटी, फिर मैंने आपको बताया कंजर्वेटिज्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चारों ही अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ में आ गई होंगी। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई इश्यू है, किसी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी नहीं आई, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।